हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के न्यूज़ ऑन मैप प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम बीते सप्ताह की महत्वपूर्ण खबरों को मैप में डिज़ाइन करके उससे कुछ सवाल बना करके उन पर चर्चा करते हैं। तो आज के सेशन की चर्चा भी हम इसी आधार पर करेंगे और हर सेशन के अंत में चूंकि आपको एक अभ्यास प्रश्न दिया जाता है, इसलिए आज के सेशन की शुरुआत भी हम इसी अभ्यास प्रश्न की व्याख्या के साथ करेंगे। क्योंकि कमेंट सेक्शन में आप में से कई लोगों ने इस अभ्यास प्रश्न का जवाब दिया था, तो आज हम देखेंगे कि उनमें से कितने लोगों के जवाब सही हैं। आप भी मैच करा सकते हैं। तो आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर पर्वत और पर्वतमाला का नाम दिया हुआ है और इधर उनकी अवस्थितियाँ दी हुई है। तो आपको बताना है कि कितने इनमें से सुमेलित हैं। पहला है सुलेमान श्रेणी और आगे दिया हुआ है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है। दूसरा कॉकेशस, एशिया और यूरोप के बीच प्राकृतिक सीमा। और तीसरा जास्कर पहाड़ियां, भारत और चीन के बीच प्राकृतिक सीमा। तो पहले शुरू करें। सुलेमान श्रेणी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है या नहीं। इस मैप में आपको ये सभी चीजें स्पष्ट रूप से दिखेंगी। तो हमें चर्चा करनी है इस वाले पोर्शन पर। यहाँ पर है पाकिस्तान, यहाँ पर अफगानिस्तान, और ये जो लाइन हमने रेड मार्क की हुई है, इसको दूसरा कलर ले ले तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो ये जो लाइन रेड कलर से मार्क है, ये ठीक, यहाँ पर है सुलेमान वाली पहाड़ियाँ, और ये एक रेंज है जो दरअसल अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक सीमा बनाती है, रेंज बनाती है। ठीक, दूसरे पर चलें। दूसरा क्या कहा गया है? दूसरा है कॉकेशस, एशिया और यूरोप के बीच प्राकृतिक सीमा। ये बात भी एकदम सही है। इधर जॉर्जिया के उत्तरी वाला हिस्सा, ये वाला, ये है कॉकेशस, जो कि यूरोप और एशिया के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाती है। और यहीं पर है माउंट एल्ब्रस, जो कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी के रूप में भी जानी जाती है। और तीसरा वाला है भारत और चीन के बीच में प्राकृतिक सीमा, जास्कर पहाड़ियां। तो जास्कर पहाड़ियां बेसिकली यहाँ पर है, ये वाली लाइन। और ये चीन और भारत के बीच में किसी भी तरह की कोई प्राकृतिक सीमा नहीं बनाती, क्योंकि फिर इसके उत्तर वाला क्षेत्र भी भारत के पास है। यानी हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से भारत के भूभाग में ही मौजूद है। तो इसमें से सही कितने हुए? फिर पहला और दूसरा यहाँ पर सही है, जबकि तीसरा वाला सही नहीं है। कितने सुमेलित हैं? तो केवल 2 युग्म। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अब पहला प्रश्न देखें आज के सेशन का। न्यूज़ दी हुई है कि हाल ही में नासा के लैंडसेट 9 उपग्रह से प्राप्त चित्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि दक्षिण अफ्रीकी प्रशांत महासागर के होम रीफ में हुए अंतर्जलीय ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक नए द्वीप का निर्माण हुआ है। तो अब एक सवाल बन सकता है यहाँ पर द्वीपों की अवस्थिति को लेकर के, या कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से द्वीपीय क्षेत्र या देश प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर की अवस्थिति चर्चा में आ गई। ऑप्शन क्या क्या है? तुवालू, किरिबाती, टोंगा और ग्रेनेडा। आपको बताना है कि कितने यहाँ पर सही है। सही कूट का चुनाव करना है जो प्रशांत महासागर के क्षेत्र में है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा बहुत सारे आइलैंड्स है, खासकर ऑस्ट्रेलिया के फिर थोड़ा सा पूर्वी क्षेत्र में। किरिबाती, ठीक, तुवालू और टोंगा, ये तीनों ही प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में मौजूद हैं। जो नहीं है मौजूद वो कौन सा है? ग्रेनेडा, या हम कहें ग्रेनाडा। ग्रेनाडा का क्षेत्र यहाँ पर है, जो कि कहाँ पर आएगा? कैरेबियाई सागर, या हम कहें कैरेबियन सागर से जोड़ करके फिर अटलांटिक महासागर। ठीक है, 1, 2 और 3, केवल 3 ही सही है। कहाँ पर है? ऑप्शन सी में तीनों विकल्प हमें मिल जाते हैं। तो उम्मीद है आप लोग मैप लेकर के बैठे होंगे, उसमें आप लोग मार्क भी कर रहे होंगे, ताकि जो अवस्थितियां हैं वो एक बार दिमाग में हमारे आ जाएं। अगली जो खबर है, हाल ही में अमेरिकी तटरक्षक बल ने दावा किया है अलास्का के तट के निकट बेरिंग सागर में उन्होंने कुछ रूसी और चीनी नौसैनिक जहाजों को देखा है। तो सवाल उस क्षेत्र से बन सकता है, निम्नलिखित में से कौन सी जल राशि अलास्का के तट के साथ लगी हुई है? पहला ओखोट सागर, दूसरा पूर्वी साइबेरिया सागर, तीसरा चुक्ची सागर और चौथा ब्यूफोर्ट सागर। आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो क्या है सवाल? कौन सी जल राशि अलास्का तट के साथ लगी हुई है? पहले अलास्का तट को देख लें।
इस मैप में हमें रूस की लोकेशन यहाँ तक दिख रही है, यहाँ पर दिया हुआ है बेरिंग स्ट्रेट, और फिर बेरिंग स्ट्रेट ही दरअसल अलास्का के क्षेत्र को रूस के क्षेत्र से अलग करती है, और ये वाला स्ट्रेट है ये वाला, और ये किसको किसको जोड़ती है, चुकची सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है, ठीक है। और यहाँ पर है अलास्का जो कि यूएसए का पार्ट है और फिर रूस के क्षेत्र से अलग होता है। क्या क्या दिया हुआ है पहले देखें यहाँ से, तो ओखोट सागर पूर्वी साइबेरिया, दो को देखते हैं। तो ओखोट सागर यहाँ पर है जो कि इससे काफ़ी दूर है, ठीक। और दूसरा क्या दिया हुआ है, पूर्वी साइबेरिया सी यानी ईस्ट साइबेरिया सी, वो यहाँ पर है, लगभग यहाँ तक ही आता है। तो ये जो दोनों ही कथन है ये गलत हो जाते हैं, और बाकी के जो विकल्प बचे चुकची सागर और ब्यूफोर्ट सागर, इन दोनों को भी देखें तो यहाँ पर आपको मिल ही गया चुकची सागर, ये दिया हुआ है, और ब्यूफोर्ट सागर फिर इसके उत्तर वाला हिस्सा है उत्तर में, तो ये दोनों ही यहाँ पर इससे जुड़ते हैं, ये दोनों ही सही है, यानी कि तीसरा और चौथा सही इसके तट के साथ लगा हुआ है। तो सही विकल्प का चुनाव करना है, ऑप्शन डी, केवल 3 और 4 इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ें। हाल ही में युगांडा में इबोला वायरस के संक्रमण में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है, इस फैक्ट को भी याद कर लीजिए, ये ही पूछा जा सकता है। युगांडा में इबोला वायरस के संक्रमण में वृद्धि हुई है, ठीक है। तो युगांडा को भी हम मैप में भी देख लेंगे तो लोकेशन और याद हो जाएगी। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। युगांडा, रवांडा और बुरुंडी के कुछ पड़ोसी देश अटलांटिक महासागर और कुछ हिंद महासागर को स्पर्श करते हैं। दूसरा, श्वेत नील यानी कि व्हाइट नील नदी विक्टोरिया झील से निकलकर सर्वप्रथम युगांडा में प्रवेश करती है। आपको बताना है कि कौन से कथन सही है। तो पहले देखें कि युगांडा, रवांडा और बुरुंडी के कुछ पड़ोसी देश अटलांटिक और कुछ पड़ोसी देश हिंद महासागर को स्पर्श करते हैं नहीं। पहले इनकी लोकेशन समझ लें। तो युगांडा है यहाँ पर जो आपको पीले रंग से दिखाई दे रहा है, ठीक, और रवांडा है युगांडा के जस्ट दक्षिण वाला क्षेत्र, और इसके फिर दक्षिण में आएगा यहाँ पर बुरुंडी, ठीक। अब हमें देखना है कि इसका कौन सा पड़ोसी ऐसा है जो अटलांटिक महासागर को स्पर्श कर रहा है और कौन सा ऐसा है जो इंडियन महासागर को यानी इंडियन ओशियन को, हिंद महासागर को स्पर्श कर रहा है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा डीआरसी यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जो कि तीनों ही देशों के साथ सीमा साझा करता है, इनका पड़ोसी देश है, और यहाँ पर जाकर के अपने पश्चिमी तट पर जाकर अटलांटिक महासागर से भी मिलता है। दूसरा यहाँ पर आपको दिखेगा, अगर आप इसके पूर्वी जो पड़ोसी उनको देखेंगे तो केनिया, जो कि युगांडा के साथ सीमा साझा कर रहा है और हिंद महासागर से भी लगता है। और दूसरा आपको दिखेगा यहाँ पर तंजानिया, जो कि तीनों का ही पड़ोसी है, तीनों ही देशों के साथ, यानी युगांडा, रवांडा और बुरुंडी के साथ सीमा साझा कर रहा है, और ये भी अपनी जो सीमा है हिंद महासागर के साथ साझा करता है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है थोड़ा सा समझने वाला है कि ये सही हो जाएगा, ठीक। दूसरा कह रहा है कि व्हाइट नील नदी विक्टोरिया झील से निकलकर सबसे पहले युगांडा में प्रवेश करती है, इसको भी देख लें तो हमको इसी मैप में यहाँ पर दिख जाएगा। ये है विक्टोरिया झील और यहाँ से ही निकलती है फिर ये व्हाइट नील, ठीक। यहाँ पर आगे नाम भी दिया हुआ है, यानी कि ये बात भी सही है, ये फैक्ट सही है अपने आप में। ये व्हाइट नील अगर आप यहाँ पर देखें तो और स्पष्ट रूप से दिख जाएगा, ठीक है। तो इसका जो विकल्प ये दूसरा वाला ये भी सही है। कौन से सही है? दोनों ही सही हैं। ऑप्शन सी में ये वाला विकल्प आपको मिल जाता है। 1 और 2 दोनों ही विकल्प सही है, ठीक। आगे बढ़ें। अगली खबर क्या कहती है? अगली खबर कहती है कि हाल ही में बुर्किना फासो के एक सैन्य काफिले में हुए एक आतंकी हमले में लगभग 1 दर्जन सैनिकों की मौत हो गई, जबकि 50 से अधिक नागरिक भी घायल हैं। प्रश्न क्या है? पश्चिमी अफ्रीका का यह देश नाइजर नदी के प्रवाह मार्ग से बने चाप यानी आर्क के भीतर स्थित है। अब एक आर्क बनेगा नाइजर नदी का, उसको देखेंगे। इसके 6 में से 4 पड़ोसी देश गिनी की खाड़ी के निकट अटलांटिक महासागर को स्पर्श करते हैं। इसके अन्य 2 पड़ोसी देशों से नाइजर नदी गुजरती है। इसका एक प्रशासनिक क्षेत्र सहेल हाल ही में कुछ हिंसात्मक घटनाओं के कारण सुर्खियों में था। इस विवरण के आधार पर आपको यह बताना है कि यह जो विवरण है किस देश के लिए सही प्रतीत होता है। तो पश्चिमी अफ्रीका का यह देश नाइजर नदी के प्रवाह मार्ग से बने चाप के अंदर आता है। पहले ये तो पश्चिमी अफ्रीका का यह देश नाइजर नदी के प्रवाह मार्ग से बने चाप के भीतर स्थित है। इसको देख लें तो नाइजर नदी जो कि यहाँ गिनी के पास से निकलती है, इस तरह से फिर
उत्तर पूर्व की ओर जाते हुए फिर एक टर्न लेती है और माली से होते हुए फिर आगे बढ़ती है, फिर दक्षिण और दक्षिण पूर्व का एक रास्ता लेते हुए नाइजर में बहती है और फिर आगे जाकर के दक्षिणी हिस्सा बनाते हुए नाइजीरिया में फिर आगे प्रवाहित हो जाती है। तो एक आपने देखा कि एक चाप जैसी स्थिति यहाँ पर बन गई, इसको ही आर्क कह रहे हैं। इसके भीतर ये देश मौजूद है जिसकी चर्चा की गई है। कौन सा है? आपको यहाँ पर एक देश दिख रहा होगा जिसको मैं मार्क कर देता हूँ कुछ इस तरह से, ये है बुर्किना फासो। ठीक है, अब इसके 4 पड़ोसी देश हैं जो नीचे आगे लिखा हुआ है कि इसके 4 पड़ोसी देश गिनी की खाड़ी के निकट अटलांटिक महासागर को स्पर्श करते हैं। वो कौन कौन से पड़ोसी देश हैं? पहला तो यह है आइवरी कोस्ट, दूसरा है घाना, तीसरा टोगो और चौथा है बेनिन। तो ये जो 4 देशों की बात है ये भी बुर्किना फासो के संदर्भ में हमें सही दिखाई देती है। उसके आगे क्या कहा गया है? 2 पड़ोसी देशों से नाइजर नदी गुजरती है और इसका क्षेत्र सहेल हाल ही में हिंसा हुई है। तब इसके 2 पड़ोसी देशों को देख ले जहां से नाइजर नदी गुजरने की बात है। बुर्किना फासो यहाँ है, 2 पड़ोसी देश कौन से हैं? माली और नाइजर, जहां से नाइजर नदी गुजरती है। ठीक है, और इसका जो क्षेत्र जहां पर हिंसा की बात है, सहेल का क्षेत्र, वो इसका उत्तरी हिस्सा है जिसको सहेल क्षेत्र के रूप में जान रहे हैं। ठीक, तो ये इसका जो सही उत्तर हो गया ऑप्शन डी, बुर्किना फासो इसका सही जवाब हुआ। आगे बढ़ें। अगला सवाल, हाल ही में समलैंगिक अधिकारों से संबंधित हुए एक जनमत संग्रह के बाद क्यूबा में समलैंगिकों को विवाह करने और गोद लेने से संबंधित अधिकार दे दिया गया है। एक सवाल यहां से आपका सॉल्व हो जाएगा कि हाल ही में किस देश ने ऐसा अधिकार दिया हुआ है। ठीक है, विकल्प में क्यूबा के साथ कुछ और देशों का नाम दे देगा, आपको बताना है कौन सा सही है, कौन सा देश यहाँ पर आएगा, क्यूबा। ठीक है, कौन सा? क्यूबा। अब आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन से देश कैरेबियाई सागर के तट पर स्थित हैं? बहामास, क्यूबा, प्यूर्टो रिको, डोमिनिका गणराज्य और जमैका। तो आपको मैप में देख करके ही पता चलेगा कि कैरेबियाई सागर के तट पर कौन से हैं। तो कैरेबियाई सागर का तट बेसिकली कौन सा वाला है जिसको मैं मार्क कर रहा हूं? ठीक, ये है कैरेबियन सागर, और जो देश यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। अब इसमें कौन कौन से देश आ रहे हैं इस लाइन के अंदर? यहाँ आपको मिल जाएगा प्यूर्टो रिको, यहाँ डोमिनिकन रिपब्लिक, फिर यहाँ है जमैका। ठीक, और इसके उत्तर में है क्यूबा। जो नहीं है इस क्षेत्र में वो कौन सा है? बहामास, जो कि आपको मिलेगा इसके और उत्तरी इलाके में, जो कि सीधा सीधा अटलांटिक महासागर या हम कहें उत्तरी अटलांटिक महासागर में मौजूद है बहामास। ठीक है, तो बहामास को हम यहाँ पर हटा दें तो कौन से बचेंगे? क्यूबा, प्यूर्टो रिको, डोमिनिका गणराज्य और जमैका, यानी कि केवल 2, 3, 4 और 5 किसमें है? ऑप्शन बी में है। केवल 2, 3, 4 और 5, क्योंकि पहला वाला एलिमिनेट हो चुका है। सही उत्तर मिल गया। आगे बढ़ें। अगली खबर कहती है कि हाल ही में रूस से जर्मनी तक बाल्टिक सागर के नीचे से गुजरने वाली गैस पाइपलाइन में बार बार हो रहे रिसाव ने तोड़फोड़ की आशंकाओं को जन्म दिया है। ये किस पाइपलाइन की बात हो रही है? नॉर्ड स्ट्रीम। ठीक, तो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन जो कि रूस से जर्मनी तक जाती थी और गैस, ऑयल एंड गैस की सप्लाई करती थी। ठीक, इससे जुड़ी हुई थी। तो सवाल क्या है? एक व्यक्ति रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से जर्मनी के कील बंदरगाह तक एक जलयान से यात्रा करना चाहता है। ठीक है, तो यात्रा के दौरान उसके बाईं ओर स्थित तटों से संबंधित देशों का सही क्रम आपको बताना है। मैप में ज्यादा क्लियर समझ में आएगा एक व्यक्ति कहां से कहां जा रहा है। तो पहले जो पाइपलाइन का जिक्र है उसको देख लें। तो इसमें बेसिकली 2 पाइपलाइन है, नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2। पहली वाली जो पाइपलाइन है 1 वाली, वो यहाँ से वाइबॉर्ग से निकलती है जो कि रूस का हिस्सा है, और दूसरा यहाँ पर उस्तलुगा से दोनों ही आगे जाकर के फिर जर्मनी के ग्रीफ्सवाल्ड में वहां पर जाकर खत्म हो जाती हैं, और फिर आगे से उनकी अपनी जो रीजनल या फिर देश के अंतर्गत पाइपलाइन है वो फिर सप्लाई के लिए आगे बढ़ती है। अब सवाल में क्या पूछा हुआ है कि सेंट पीटर्सबर्ग जो कि ये वाला हिस्सा है, यहां से जाना चाहता है कहाँ? जर्मनी के कील तक। जर्मनी का कील कहाँ है? इसके उत्तरी हिस्से में यहाँ। ठीक, तो उसके बाईं ओर से कौन कौन से देश पड़ेंगे? तो जब वह ऐसे यात्रा करता है मान लीजिए, तो उसका जो बायां हिस्सा है वो इधर वाला पड़ेगा, यानी ये वाला। ठीक, तो उसके बाएं हिस्से में कौन कौन से देशों का क्रम क्या पूछा गया है ना, क्रम क्या होगा? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया,
फिर यहाँ पर रशिया का कालिनिनग्राद, उसके बाद फिर पोलैंड और फिर जर्मनी में पहुंच जाएगा। तो ये क्रम किन देशों में हमें दिखाई देगा, किस विकल्प में? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रूस और पोलैंड, यानी कि विकल्प सी इस प्रश्न का सही जवाब हमें मिल गया है। ठीक, चलिए अगला सवाल। हालांकि इसमें और भी चीजें जो है इसके आसपास, वो आप जरूर ऐसे प्रश्नों में देखते रहा करिए, क्योंकि बाएं तट और दाएं तट के अगर हम देख ले तो दाएं तट में आपको बताना है कि कौन कौन से मिलेंगे। मैप में एक बार देख लीजिए इसको भी, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि यही प्रश्न पूछा जाए। तो प्रश्न में संभावना जितनी ज्यादा हम खोल सकें विकल्पों के आधार पर, उस मैप के आसपास और भी जो चीजें हमें मिल सके उनको हमें देखते रहना चाहिए। तो चलिए अब देखें अगला प्रश्न। पहले खबर देख लें। हाल ही में सऊदी अरब में हुए एक कैबिनेट फेरबदल के बाद जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उनको प्रधानमंत्री बना दिया गया है, जिसके बाद अब वे सरकार के औपचारिक प्रमुख बन गए हैं। अभी तक क्योंकि प्रधानमंत्री का पद नहीं था, लेकिन चीजें वो देखते रहते थे सभी जो भी काम है, लेकिन अब उनके पास औपचारिक पद भी हो गया। प्रश्न क्या बना, निम्नलिखित में से किन देशों के साथ सऊदी अरब स्थलीय सीमा साझा करता है? विकल्प चूंकि दिए हुए हैं, इसके हिसाब से हमको उत्तर देना है। सीरिया, इजराइल, कतर, बहरीन और जॉर्डन। तो इसमें से कौन कौन से शामिल हैं, कौन से शामिल नहीं है, मैप में देखेंगे फिर पता चलेगा। तो पहले क्या कहा गया है, सीरिया, सऊदी अरब, ये ग्रीन वाला पोर्शन है जो आपको दिख रहा है। फिर इसके आसपास जितने देश हैं वो हमको लोकेट करने हैं। सऊदी अरब के बाद सीरिया यहाँ पर आएगा पीले रंग में, इसकी सीमा इससे नहीं लगती, सीरिया को हम यहाँ पर कट कर सकते हैं। इजराइल, कतर, बहरीन और जॉर्डन, 4 देश और देखने हैं। इजराइल ये है, ठीक, ये वाला इसका हिस्सा है, और ये इसकी सीमा फिर यहाँ पर नहीं लगेगी सऊदी अरब के साथ, इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि जॉर्डन की ही जो सीमा है यहाँ तक आ जाती है। ठीक है, तो इजराइल की भी नहीं लगेगी। के आगे इजराइल को हम हटा दें। कतर, बहरीन और जॉर्डन 3 बचे हैं। जॉर्डन की लग रही है निश्चित तौर पर, कतर यहाँ पर है, ठीक है, कतर की सीमा लग रही है। बहरीन इसके ही पास में है, इसके हम कहें कि पश्चिम में है, बहरीन यहाँ पर है, तो इसकी स्थलीय सीमा नहीं लगती, क्योंकि एक तरह का आइलैंड है, द्वीपीय देश है, इसकी स्थलीय सीमा नहीं लगेगी बहरीन की, कतर की लग जाएगी। तो बहरीन हटा दे। कतर और जॉर्डन केवल 2 बच रहे हैं, तो ये किसमें है, तीसरा और 5वां ऑप्शन डी में। ठीक है, अभी मैप में और चीजें देख ले। अगर ये पूछ लिया जाए कि कहाँ कहाँ किस किस देश से लगती है, तो किससे लग रही है, जॉर्डन, ठीक, यहाँ इराक, यहाँ कुवैत से, ठीक, उसके बाद कतर से, उसके आगे यूएई से, उसके बाद ओमान से, उसके बाद फिर यमन से। तो ये प्रमुख देश हैं जिनके साथ ये अपनी सीमा, स्थलीय सीमा साझा कर रहा है। ठीक, चलिए अगली खबर और अगला सवाल। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार एएसआई द्वारा संरक्षित एवं प्रवेश के लिए टिकट लगने वाले पुरातात्विक स्थलों में घरेलू पर्यटकों की सर्वाधिक संख्या ताजमहल में दर्ज की गई है। सवाल क्या है, दिल्ली में रह रहा एक व्यक्ति निम्नलिखित स्मारकों को देखना चाहता है। स्मारकों के नाम दिए हुए हैं। वह अपनी यात्रा में इनका क्रम किस प्रकार निर्धारित करे कि उसे कम से कम दूरी की यात्रा करनी पड़े। ठीक, अब आपको इनका क्रम बनाते हुए बताना है कि इस क्रम में वह सबसे कम एक ही बार में, एक तरह से कहें तो, दूरी के साथ यात्रा कर ले। चार मीनार, शेर शाह सूरी का मकबरा, तुगलकाबाद का किला, महाबलीपुरम के स्मारक समूह, उदयगिरी एवं खंडगिरी की गुफाएं। तो इनको थोड़ा सा हम ये कर लें कि ये कहाँ पर है। चार मीनार कहाँ है, आपको पता है, हैदराबाद। दूसरा शेरशाह सूरी का मकबरा, सासाराम, यानी कि बिहार में। तीसरा तुगलकाबाद का किला, दिल्ली में। उसके बाद महाबलीपुरम के स्मारक समूह, महाबलीपुरम में। उसके बाद उदयगिरी एवं खंडगिरी की गुफाएं, ओडिशा में, या हम कहें भुवनेश्वर में। ठीक, तो आगे देखें अब इसको। दिल्ली सबसे पहले, ठीक, आगे बढ़ेगा सासाराम, ठीक, उसके बाद भुवनेश्वर, उसके बाद हैदराबाद, ठीक, उसके बाद महाबलीपुरम। तो महाबलीपुरम सबसे लास्ट में शुरू करेगा दिल्ली से। तो दिल्ली को अगर हम यहाँ से शुरू करवाएं तो इसका जो सही क्रम होगा वो होगा तीसरा, फिर दूसरा, फिर पांचवा,
उसके बाद पहला और फिर लास्ट में महाबलीपुरम चौथा, यानी कि विकल्प ए में आपको ये सही तरीके से सुमेलित दिख जाएगा। उसके हिसाब से फिर ये आदमी अपनी सबसे कम दूरी के हिसाब से यात्रा ये महाशय कर सकते हैं। अगला सवाल और अगली खबर, देश भर में भूजल की उपलब्धता से संबंधित आंकड़ों को संग्रहित करने के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में जल दूत नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया है। कौन सा ऐप? जल दूत। सवाल क्या है? भारत के कई राज्यों के भूजल यानी कि ग्राउंड वाटर में फ्लोराइड का प्रदूषण एक बड़ी समस्या बन चुका है। अब इस संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों पर आपको विचार करते हुए बताना है कि कितने राज्यों के भूजल में फ्लोराइड प्रदूषण के कारण स्थितियां खराब है और वे फ्लोराइड प्रदूषण के रूप में जाने जाते हैं, जहां पर फ्लोराइड का प्रदूषण वहां के भूजल में मौजूद है। ऑप्शन पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक। मैप में देखें क्या क्या दिया गया है, हमारे पास डेटा क्या है। तो एक जो प्रोबेबिलिटी बताई गई है वो लगभग 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर होनी चाहिए। इसके अलावा जो दूसरा आंकड़ा है वो कहता है इसकी एक्यूरेसी 0.44 के आधार पर इसका कट ऑफ डिसाइड किया गया है। और इस रंग की पट्टी में जो यहाँ प्रोबेबिलिटी दी हुई है आपको दिख जाएगा कि 0.44 का आंकड़ा जब आप पार करते हैं तो उसके बाद जो रंग है यहाँ पर वो हल्का पीले रंग का होने लगता है, यानी हरा रंग खत्म हो जा रहा है, उसके बाद पीले रंग का डेटा यहाँ पर शुरू हो रहा है और ऊपर जो गया है लाल तक गया है, यानी इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा फ्लोराइड का संक्रमण है। तो जिन क्षेत्रों में आपको पीला रंग दिखाई दे रहा है यानी वे राज्य इससे प्रभावित हैं, खासकर पश्चिम बंगाल में भी मौजूद है, यहाँ राजस्थान वाले क्षेत्र में भी है, यहाँ आपको कर्नाटक में भी मिल जाएगा। पश्चिम बंगाल, राजस्थान, कर्नाटक और गुजरात वाला बचा उसमें भी आपको ये प्रभावित क्षेत्र मिल जाएगा, यानी इन चारों ही राज्यों में इसका प्रभाव है, ये प्रदूषित है, यानी सभी चारों राज्य इसका सही जवाब है। तो अगली खबर देखें, हाल ही में भारतीय सेना एवं DGRE के द्वारा उत्तरी सिक्किम में हिमस्खलन निगरानी रडार की स्थापना की गई, जो भारत में अपनी तरह का एक पहला रडार है। तो अगर ये सवाल पूछा जाए कि कहाँ स्थापना की गई है तो उत्तरी सिक्किम में इसकी स्थापना की गई है। सवाल क्या है? यदि सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य की राजधानियां किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष बना दिए जाए, 3 त्रिभुज के रूप में इनको जोड़ दिया जाए, तो पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों की कितनी राजधानियां निश्चित रूप से इस त्रिभुज के भीतर स्थित होंगी? आप बताइए, 1, 2, 3 या 4। चाहे तो वीडियो पॉज करके एक बार इसका उत्तर देने का प्रयास कर लीजिए, फिर हम आगे इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक, चलिए अब एक्सप्लेनेशन देखें इसकी। तो सिक्किम यानी गंगटोक इसकी राजधानी यहाँ से लिया। दूसरा, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर यहाँ पर है। और तीसरा, मिजोरम जिसकी राजधानी है आइजोल, जो यहाँ पर है। तो जब त्रिभुज बनेगा तो कुछ इस तरह से बनेगा। उसके भीतर कौन कौन सी राजधानी आ रही हैं? असम की दिसपुर, ठीक, और दूसरी मेघालय की शिलोंग, यानी कि 2 राजधानियां आ रही हैं। सही उत्तर में 2 होना चाहिए, 2। अब आप समझ सकते हैं किसने किसने इसका सही जवाब सोच पाया था। इसी तरह से आप चाहें अन्य प्रश्नों के साथ भी कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको भी मजा आएगा इसको समझने में और आपको ये पता चलेगा कि आप किस हद तक यदि ना पढ़ा हो तो सवाल सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल और अगली खबर, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए पहली बार पर्यावरणीय और स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देते हुए हरदेव अरण्य क्षेत्र के 2 नए कोयला ब्लॉक में खनन पर रोक लगा दी। तो यहाँ पर कुछ कोयला क्षेत्रों के नाम दिए हैं, उनके आगे राज्य दिया है। आपको बताना है कि कौन से युग्म सुमेलित है। पहला रानीगंज पश्चिम बंगाल, सिंगरौली उत्तर प्रदेश, तालचेर आंध्र प्रदेश, कोरबा छत्तीसगढ़। देख लेते हैं। पहले रानीगंज का क्षेत्र यहाँ है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। दूसरा सिंगरौली जो कि यहाँ है मध्य प्रदेश के हिस्से में, ठीक। और उसके बाद है कोरबा यहाँ है छत्तीसगढ़ में, और तालचेर है ओडिशा में। देखिए कितने सुमेलित हैं। रानीगंज पश्चिम बंगाल, सिंगरौली चूंकि उत्तर प्रदेश नहीं है, ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, खासकर कौन सा क्षेत्र? बघेलखंड के पठार वाला क्षेत्र। तालचेर आंध्र प्रदेश नहीं है, ये कहाँ है? ओडिशा में। उसके बाद कोरबा छत्तीसगढ़ में है, ये सही है। कितने सुमेलित हैं? तो पहला और चौथा, ऑप्शन बी में ये आपको मिल जाता है। अब बढ़ें अगले सवाल और अगली खबर की तरफ। खबर क्या है?
हाल ही में जारी ग्लोबल एनर्जी थिंक टैंक एम्बर के अनुसार भारत ने 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य का 2/3 प्राप्त कर लिया है। ये भी एक फैक्ट है, एक जानने वाली बात है। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में हिमालय तथा पश्चिमी घाट बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं के लिए सर्वाधिक संभावनाओं वाले क्षेत्र हैं। दूसरा, भारत के पूर्वी भाग की तुलना में पश्चिमी भाग में पवन ऊर्जा फार्मों की स्थापना अधिक हुई है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है, आपको बताना है। इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है कि किस तरह से हुआ है। इस चार्ट में हमें वो क्षेत्र मिल जाएंगे जहां पर सबसे ज़्यादा ये जो पूछा गया है स्थापित है, जैसे कि जल विद्युत की बात है। जल विद्युत के लिए जो सिंबल दिया हुआ है ये त्रिभुज जैसा आकार है नीले रंग का, जो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये हिमालय वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मात्रा में स्थापित की गई है बिजली परियोजनाएं इस तरह से। और यहाँ पर जो पश्चिमी घाट वाली रेंज है, यहाँ पर इनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। तो इस क्षेत्र से जो पनबिजली परियोजनाएं हैं जल विद्युत बनाने के लिए सबसे ज़्यादा संभावनाएं इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। दूसरा, भारत के पूर्वी भाग की तुलना में पश्चिमी भाग में पवन ऊर्जा फार्मों की स्थापना अधिक हुई है। इनको भी देखें तो जो पवन ऊर्जा वाले फार्म हैं वो यहाँ पर गुलाबी रंग से दिखाए हुए हैं। तो भारत के पश्चिमी वाले क्षेत्र में, पश्चिमी भारत वाले क्षेत्र में आपको ज़्यादा दिखेगा, खासकर यहाँ पर और फिर ये पूरे जो गोले हैं इस तरह से बने हुए आपको दिखेगा। पूर्वी भारत में इनका कोई भी योगदान एक तरीके से बहुत ज़्यादा नहीं दिखता। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि दूसरा वाला स्टेटमेंट भी सही है, तो कितने कथन सही है? ऑप्शन सी, दोनों ही कथन यहाँ पर सही है। थोड़ा सा वैसा सवाल है कि अपने हिसाब से इसमें समझने वाली बात है, स्टेटमेंट वाली बात है। अब यहाँ पर कई सारे कारण भी है कि पश्चिमी भारत में क्यों है, पूर्वी भारत में इतना कम क्यों है, वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, तो उस पर कभी बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर मैप में उन फैक्ट्स को डिस्कस करना है जो सवालों में बने हुए हैं। अब अगली खबर कहती है कि हाल ही में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच गतिरोध समाप्त होने के बाद भारतीय सेना ने अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए मध्यम एवं लंबी दूरी के हथियारों की तैनाती की है। तो यहाँ पर कुछ दर्रों का जिक्र है और उनकी अवस्थिति बताई गई है। आपको ये बताना है कि कितने युग्म यहाँ पर सही नहीं है पूछा गया है, इसको अभी हम देख लेंगे। तो बुर्जिला दर्रा श्रीनगर और गिलगित के बीच, अगला खारदुंगला लेह से श्योक घाटी जाने के वाले मार्ग के बीच में, काराकोरम दर्रा लेह से तारिम बेसिन जाने वाले मार्ग के बीच में, और बारालाचाला दर्रा मनाली और लेह के बीच में। पहले वाले से शुरू करें कि जो बुर्जिल दर्रा है वो श्रीनगर और गिलगित के बीच में है या नहीं है। तो इस मैप में आपको ये सभी लोकेशन मिल जाएंगी, खासकर जो उत्तरी भारत वाला क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला क्षेत्र है। तो बुर्जिल पास कहाँ पर है? वो ये वाला क्षेत्र है, ठीक ये। अब श्रीनगर से होते हुए जब आपको गिलगित जाना है, खासकर इस वाले क्षेत्र में, तो आप इससे होते हुए यहाँ जा सकते हैं। तो जो ये है ये सुमेलित है। दूसरा, खारदुंगला लेह से श्योक घाटी जाने वाले मार्ग में। खारदुंगला कहाँ है? खारदुंगला यहाँ पर है, ठीक ये वाला हिस्सा। और लेह से जब आपको श्योक घाटी जाना होगा तो इस दर्रे को पार करते हुए जाना होगा, ये भी सही है। अगला, काराकोरम दर्रा लेह से तारिम बेसिन जाने के मार्ग में। तो फिर हम लेह से जब तारिम बेसिन की ओर जाएंगे, लेह यहाँ है और आगे तारिम बेसिन जो कि चीन के क्षेत्र में पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर काराकोरम दर्रे से होते हुए हमें जाना होगा, ये भी सही है। अगला, बारालाचाला मनाली और लेह के बीच दिया हुआ है, इसको देख लें। तो बारालाचाला दर्रा यहाँ पर है, और जब आप मनाली से लेह की यात्रा कर रहे होंगे तो इस दर्रे को पार करना होता है, यानी कि ये चारों ही सही है। क्या पूछा गया है? कौन से युग्म सुमेलित नहीं है या फिर गलत है? तो यहाँ पर क्या है? ऑप्शन डी, यानी कोई भी गलत नहीं है, यानी सभी सही हैं। तो विकल्प डी इसका सही जवाब है। अब एक सवाल जो कि सिविल सर्विस एग्जाम के प्रीलिम्स 2020 में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? पहला वाला नागरहोले राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, चौथा वायनाड वन्यजीव अभयारण्य। आपको बताना है कि कौन से सही है या फिर इस संरक्षित क्षेत्र में स्थित है। पहले नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान से देखें और कावेरी बेसिन को देखें। तो इस मैप में आपको बहुत सारी प्रमुख नदियों के जो बेसिन है वो दिखाए गए हैं। हमें कौन सा देखना है? कावेरी बेसिन।
तो कावेरी बेसिन आपको यहाँ पर मिलेगा, जो यहाँ पर हम कहें कत्थई कलर से या ब्राउन कलर से दिया हुआ है, लाइट ब्राउन, ये है कावेरी बेसिन। तो यहाँ पर कौन कौन से हैं, पहला, चौथा और तीसरा इस बेसिन में आते हैं, यानी नागरहोल, सत्यमंगलम और वायनाड। ठीक, तो जो नागरहोल वाला क्षेत्र है ये आएगा कर्नाटक में। ठीक, लेकिन ये कावेरी बेसिन का हिस्सा, इस बात को याद रखिए। ठीक, ये वाला सही है। दूसरा, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। पापीकोंडा कहाँ है, वो यहां पर आएगा, बेसिकली यहाँ, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, लेकिन ये कावेरी बेसिन का हिस्सा नहीं है, इसको गलत कर दे। अगला, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, जो कि नंबर 3 में है, ये सत्यमंगलम। ठीक, ये कहाँ है, तमिलनाडु में। उसके बाद ये भी सही है, कावेरी बेसिन का हिस्सा है। अगला, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य, तो वायनाड वायनाड आएगा यहाँ पर नंबर 4, केरल वाले हिस्से में। ठीक, वायनाड, और ये भी फिर इस बेसिन का हिस्सा है। क्या पूछा गया है कि कितने सही हैं, तो दूसरा वाला हटा दीजिए, बाकी आपको सही उत्तर मिल जाएगा। पहला वाला है ऑप्शन सी, इसका सही जवाब है। चलिए अब ले ले एक अभ्यास प्रश्न, जिसको आप लोग सॉल्व करेंगे। प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कितने राज्यों में एक भी रामसर स्थल नहीं है। ऑप्शन, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक या फिर तेलंगाना। तो आपको बताना है कि कितने राज्य यहाँ पर सही हैं, केवल एक राज्य, केवल 2, केवल 3 या फिर केवल 4। तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से आपको इसका जवाब देना है, और जो भी हमने आज डिस्कस किया है उसको मैप में ठीक तरह से देखना है, ताकि उसके इर्द गिर्द भी जो लोकेशन मौजूद है वो भी आपको याद होती रहे। ठीक है, तो उम्मीद है आज के सेशन में आपको अच्छा लगा होगा, आपने कुछ सीखा होगा। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ अन्य महत्वपूर्ण सवालों के साथ, खबरों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। शुक्रिया।